ये तीनों एनेक्चर्स मैंने सिंप्लीफाई करके सभी स्कूल्स के लिए और टीचर्स के लिए एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप इन एनेक्चर्स के एक्सप्लेनेशन के बाद और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और अब आप रैशनल डॉक्यूमेंट भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे और रिजल्ट भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स एंड स्पेशली स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड। मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उस सर्कुलर में फर्स्ट पार्ट जो स्टूडेंट्स से रिलेटेड था बेसिकली उसको मैंने कल एक्सप्लेन किया था और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं स्कूल्स से रिलेटेड सेकंड पार्ट मींस जो इम्पोर्टेंट एनेक्चर्स हैं जिसके बेसिस पे स्कूल्स को रिजल्ट कैलकुलेट करना है उसे अपने सेकंड वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो अपना प्रॉमिस पूरा करते हुए हियर आई एम विद द सेकंड वीडियो। दिस इज एनेक्चर 1 जो सर्कुलर में मेंशन किया हुआ है, रूल्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी, देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सबसे पहले तो प्रिंसिपल जो स्कूल का है वो चेयरपर्सन होगा रिजल्ट कमेटी का। 5 मेंबर्स उसी स्कूल में से लिए जाएंगे जो टीचर्स 10th क्लास को पढ़ाते हैं मेन सब्जेक्ट्स, वो 5 मेंबर्स सेम स्कूल से होंगे। इसके लिए सीबीएसई ने सब्जेक्ट्स भी बताए हैं, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस एंड 2 लैंग्वेजेस। प्रेफरेबली ये 5 सब्जेक्ट्स के टीचर्स सेम स्कूल से होने चाहिए। उसके अलावा 2 टीचर्स हमें लेने हैं नेबरिंग स्कूल से, who would be co-opted by the chairperson of the result committee as external members। तो इन टीचर्स को चूज करते टाइम, co-opt करते टाइम क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली, टीचर शुड बी टीचिंग क्लास 10th। ये नहीं है कि आप कोई प्राइमरी का या किंडरगार्टन का टीचर इस कमेटी में ले लो, और वो स्कूल एफिलिएटेड होना चाहिए सीबीएसई से साथ, किसी नॉन एफिलिएटेड स्कूल से आपने टीचर नहीं लेना है। हाँ, ये हो सकता है कि वो स्कूल सिर्फ 10th तक एफिलिएटेड हो, तब भी आप वो टीचर्स ले सकते हो। नो इंटरचेंज ऑफ टीचर्स एज कमेटी मेंबर्स बिटवीन 2 स्कूल्स। ये नहीं करना आपने कि मैं तेरे स्कूल का टीचर ले लेता हूँ, तू मेरे स्कूल का टीचर ले ले, ऐसा सीबीएसई ने सख्त मना किया है। तो इंटरचेंज नहीं होगा 2 स्कूल्स के टीचर्स का आपस में। टीचर्स शुड नॉट बी फ्रॉम द सेम मैनेजमेंट स्कूल। ये भी नहीं है कि एक ही मैनेजमेंट के कई स्कूल्स होते हैं तो वो आपस में टीचर्स को एक्सचेंज कर लें। सपोज एक अगर मैं एग्जांपल दूं तो डीएवी या डीपीएस ऐसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो आपस में अपने स्कूल्स में से ही टीचर्स को एक्सचेंज नहीं कर सकते। डिफरेंट मैनेजमेंट होनी चाहिए एक्सटर्नल टीचर चूज करने के लिए। टीचर शुड नॉट बी फ्रॉम द सेम स्कूल वेयर प्रिंसिपल इज को-ऑप्टेड मेंबर इन द मैनेजमेंट कमेटी। बहुत से प्रिंसिपल्स को अलग अलग स्कूल अपनी मैनेजिंग कमेटी में, स्कूल कमेटी में, एसएमसी में एज ए मेंबर अपॉइंट करते हैं। तो अगर सपोज आप मेरे स्कूल का प्रिंसिपल किसी और स्कूल की मैनेजिंग कमेटी में ऑलरेडी मेंबर है, तो वो उस स्कूल में से एक्सटर्नल टीचर नहीं ले सकता रिजल्ट कमेटी के लिए। एनी अदर रिलेशनशिप विच में इन्फ्लुएंस द रिजल्ट ऑफ द स्कूल और द स्टूडेंट। कोई भी किसी भी तरह का रिलेशन 2 स्कूल्स के बीच में नहीं होना चाहिए जहां से हम एक्सटर्नल टीचर्स लेने वाले हैं। वार्ड्स ऑफ द कमेटी मेंबर्स शुड नॉट बी अपेयरिंग फ्रॉम द सेम स्कूल। मींस जो 7 मेंबर्स हम ले रहे हैं रिजल्ट कमेटी के लिए, 5 अपने स्कूल के और 2 बाहर के स्कूल के, उनमें से किसी का बच्चा हमारे अपने स्कूल में पढ़ता नहीं होना चाहिए। ये चीज का ध्यान रखना है। सीबीएसई में ऑल्सो अपॉइंट 2 एक्सटर्नल मेंबर्स ऑफ द कमेटी। सीबीएसई खुद भी 2 एक्सटर्नल मेंबर्स अपॉइंट कर सकती है। अगर उन्हें लगा कि कहीं कोई स्कूल गड़बड़ी कर रहा है तो वो खुद भी 2 एक्सटर्नल मेंबर्स को नॉमिनेट करके स्कूल को डायरेक्टली बता सकते हैं। अब इसमें जो 1-2 चीजें जिनकी क्लैरिटी नहीं हुई है वो ये हैं कि टीचर्स सेम स्कूल से भी हो सकते हैं या डिफरेंट स्कूल से। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल टीचर्स। तो एज फार एज आई थिंक जो दोनों एक्सटर्नल टीचर्स लेने हैं वो डिफरेंट स्कूल से होने चाहिए। सेम स्कूल से दोनों टीचर्स लेने को आई विल नॉट एडवाइज, क्योंकि उसकी क्लैरिटी यहाँ पे नहीं मिलती है। और कुछ क्वेरीज ऐसी थी कि हम लोग हब्स ऑफ लर्निंग के अपने जो स्कूल्स हैं, हमारे मेंबर्स हैं, उनमें से टीचर्स ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं आप। इवन एक हब के टीचर्स को रोटेशन में भी आप ले सकते हो। जैसे ए और बी स्कूल के टीचर्स सी में जा सकते हैं, बी और सी के टीचर्स डी में जा सकते हैं। इस तरह से आप रोटेशन भी कर सकते हो। आई थिंक दैट विल बी
एन आइडियल सिनेरियो, बिकॉज सीबीएसई ऑलरेडी कह रही है कि आप नेबरिंग स्कूल से टीचर्स ले सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द हब स्कूल्स जो होते हैं वो नेबरिंग स्कूल्स में ही होते हैं। बस ये ध्यान रखना कि सेम मैनेजमेंट के स्कूल से आपने टीचर्स नहीं लेने हैं, राइट? आपकी और जिस स्कूल से आप टीचर ले रहे हैं उनकी मैनेजमेंट सेम नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, जो भी चीजें मैंने एक्सप्लेन की हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी नाउ। अब रूल्स के बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कमिटी। रोल क्या रहेंगे? सबसे पहला रोल तो इनका है टू डिलीवर द अनबायस्ड रिजल्ट, फेयर रिजल्ट देना है। कमेटी कैन जस्टिफाई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओनली व्हेन द मेंबर्स आर वेल एक्वेंटेड विद द पॉलिसी। तो इस पॉलिसी को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है हर मेंबर के लिए, प्रिंसिपल जो कि चेयरमैन है उसके लिए भी, और बाकी के जो 7 मेंबर्स हैं उनके लिए भी। Therefore, the committee members must familiarize themselves with the details of the policy. They should have also discussions among themselves to arrive at common understanding. इस पॉलिसी में तर्क वितर्क भी करें, डिस्कशन करें। हो सकता है इस पॉलिसी को एक पर्सन अपने नजरिए से कुछ डिफरेंट समझे और दूसरा पर्सन कुछ और तरीके से समझे, तो वो उनको आपस में अपने नजरिए शेयर करने चाहिए कि मेरा नजरिया ये कहता है, तुम्हारा नजरिया क्या कहता है। तो इसी तरह से वो एक बेटर कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे आ पाएंगे। अ कमेटी में डिस्कस विद अनदर कमेटी इन केस द नीड अराइजेस टू क्लैरिफाई द डाउट्स। ये भी हो सकता है कि ये पूरी कमेटी का एक नजरिया अलग हो और दूसरी कमेटी का नजरिया अलग हो, तो कमेटीज के बीच में भी डिस्कशन हो सकती है। मेरे स्कूल की कमेटी और किसी और स्कूल की कमेटी आपस में डिस्कस कर सकते हैं, सो दैट कोई भी गलती ना हो। बिकॉज कल मैंने पहले ही बोला था कि सीबीएसई ने क्लियरली बोला है कि एक बार मार्क्स अपलोड हो गए तो फिर वो चेंज नहीं होंगे। तो जो भी डिस्कशंस करनी है, जितनी भी चर्चा करनी है, जितने भी डाउट क्लियरेंस करने हैं, वो रिजल्ट अपलोड करने से पहले पहले ही करने हैं। इसलिए कमेटीज को सीबीएसई ने बहुत फ्रीडम दिया है। Once a committee is well acquainted with the policy, they will take the stock of ground realities in the school and frame the rationale for assessment. हर स्कूल के लिए ग्राउंड रियलिटीज अलग हो सकती हैं। जैसे मैंने कल बोला था, एग्जाम किसी स्कूल ने ऑनलाइन करवाए, किसी ने ऑफलाइन करवाए हैं, किसी ने कंडक्ट करवाए हैं, किसी ने नहीं करवाए हैं, कहीं बच्चे अपेयर हुए, कहीं बच्चे अपेयर नहीं हो पाए। तो ग्राउंड रियलिटीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी कमेटी के लिए, उसके बेसिस पर ही रैशनल बनाएंगे असेसमेंट का। Thereafter, they may finalize the plan for completion of the task. Committee can make its own schedule based on the schedule provided by the CBSE. CBSE ने जो टाइमलाइंस दी थी वो कल मैंने आपके साथ शेयर की थी उस वीडियो में। उस शेड्यूल के बेसिस पे कमेटी अपना शेड्यूल खुद से बना सकती है विद इन दैट टाइम फ्रेम। उनको कब कब क्या क्या करना है, ये लीवरेज भी सीबीएसई ने इस कमेटी को दी है। इन केस रिक्वायर्ड, ओपिनियन ऑफ द अदर सब्जेक्ट टीचर्स में ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय द कमेटी। जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो 5 मेन सब्जेक्ट मेंशन किए हैं उन्हीं से चर्चा करनी है। कमेटी इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट टीचर्स भी स्कूल में होते हैं जो सेम क्लास को पढ़ाते हैं, उनसे भी डिस्कशंस कर सकती है और आउटपुट ले सकती है बच्चों के बारे में। एवरीडे प्रोसीडिंग्स शुड बी रिकॉर्डेड इन रैशनल डॉक्यूमेंट बाय द कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी प्रोसीडिंग्स हैं रोज के रोज, उनको रैशनल डॉक्यूमेंट में मेंशन करना जरूरी है ताकि हर चीज रिकॉर्डेड रहे। ये जो रैशनल डॉक्यूमेंट है ये सीबीएसई जरूर मांगेगी, कभी भी मांग सकती है। और एक एक प्रोसीडिंग, जैसे हम लोग मीटिंग्स करते हैं तो मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाते हैं ना, उसी टाइप में हमारा रैशनल डॉक्यूमेंट है। एक एक चीज जो भी डिस्कशंस हुई हैं, जो भी क्राइटेरियाज लिए गए हैं, जो भी आउटकम निकला है, वो सब कुछ इस रैशनल डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। ये नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं आपको वो भी बता दूंगा कि कैसे कैसे उसमें आपको फिल करना है। कमेटी विल कीप ऑल द प्रोसीडिंग्स कॉन्फिडेंशियल। लीक नहीं करना भाई कुछ भी, जो कुछ भी आप कर रहे हो वो कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। वो 7 मेंबर्स और एक प्रिंसिपल चेयरमैन के बीच में ही रहना चाहिए, बाकी और कहीं लीक नहीं होना चाहिए। चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी विल प्रोवाइड एंटायर नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड असिस्टेंस एंड मेक अरेंजमेंट्स फॉर करेक्ट अपलोडिंग ऑफ डाटा। तो ये स्कूल के प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारा नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, असिस्टेंस और सारे अरेंजमेंट प्रोवाइड करे कमेटी को, ताकि करेक्ट अपलोडिंग हो सके डाटा की। एक्सटर्नल कमेटी मेंबर्स विल आल्सो बी एक्टिंग एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स टू एंश्योर दैट फेयर रिजल्ट इज बीइंग प्रिपेयर्ड। जो 2 मेंबर्स बाहर के स्कूल से टीचर्स लिए जा रहे हैं, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भी एक्ट करेंगे, लाइक कॉमन मैन, पब्लिक पेरेंट्स, ताकि रिजल्ट जो है वो फेयर प्रिपेयर किया जा सके।
इनकी ये ड्यूटी रहेगी कि ये कहीं भी अगर कोई गड़बड़ी होती दिख रही है तो उसे पॉइंट आउट करें, उसे रोकें, और बाई चांस अगर schools इनसे कंप्लाई नहीं करते हैं तो दे विल हैव द राइट टू कंप्लेन ऑल्सो। सो बी वेरी केयरफुल, फेयर एंड जेन्युइन। तो ये आ गया वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसकी बहुत से स्कूल्स डिमांड कर रहे थे कि रैशनल डॉक्यूमेंट क्या है, कैसे फिल करना है, वो आप प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। सबसे पहले तो आपको उसमें फिल करनी है स्कूल की डिटेल्स, स्कूल का नाम, एड्रेस, स्कूल का कोड और एफिलिएशन नंबर। ये उस स्कूल की डिटेल्स हैं जहां पे रिजल्ट प्रिपेयर किया जा रहा है। देन आपको मेंशन करना है कि आपने कौन से टेस्ट या एग्जाम्स कंडक्ट करवाए हैं। जैसे मैंने पहले बोला, सीबीएसई ने एक गूगल फॉर्म शेयर किया था, उसमें उन्होंने पूछा था कि आपने स्कूल में यूनिट टेस्ट या पीरियोडिक टेस्ट कंडक्ट करवाया है या नहीं, मिड टर्म या हाफ ईयरली करवाया है या नहीं, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन करवाया है या नहीं। तो स्कूल्स ने उसमें यस या नो को टिक किया था। अब उसके अकॉर्डिंगली ही उनको रैशनल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होगा। अगर उन्होंने ये तीनों को यस किया था तो फिर उन तीनों टाइप्स ऑफ टेस्ट या एग्जामिनेशन की डिटेल्स स्कूल को देनी होंगी। अगर इसमें से कोई उन्होंने नो टिक किया था तो फिर उसकी डिटेल्स वो नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि वो स्कूल्स जिन्होंने ये तीनों चीजें करवाई थी, यूनिट टेस्ट या पीरियोडिक टेस्ट, मिड टर्म या हाफ ईयरली और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, उनके लिए सीबीएसई क्या बोलती है। सबसे पहले तो सीरियल नंबर और फिर ये नेम ऑफ टेस्ट या एग्जामिनेशन आ जाएगा। नंबर ऑफ टाइम्स कंडक्टेड, आपने कितनी बार ये टेस्ट करवाया। सपोज यूनिट टेस्ट है वो आपने 2 बार करवाया, मिड टर्म आपने 1 बार करवाया, प्री बोर्ड आपने 3 बार करवा दिया, तो आपको वो चीजें यहाँ पे लिखनी होंगी। फिर उसके बाद आपको टाइम ड्यूरेशन देनी है कि कितनी देर का था। हो सकता है आपका जो यूनिट टेस्ट या पीरियोडिक टेस्ट आपने करवाए थे, क्योंकि ऑनलाइन करवाए थे, और कम टाइम के लिए भी हो सकते हैं, मे बी वो 10 मिनट के या 20 मिनट के या आधे घंटे के भी हो सकते हैं। तो हार्डली मैटर्स, सीबीएसई उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है, वो आपका इंटरनल मैटर था। तो आप उसमें सिर्फ टाइम मेंशन कर सकते हैं कि कितनी देर का वो आपका एग्जाम था। मिड टर्म हो सकता है फुल आपने 3 इयर्स का करवाया हो तो वो आप 3 इयर्स का भी मेंशन कर सकते हो। अब इसके अकॉर्डिंगली वेटेज देनी है आपको। जो भी यूनिट टेस्ट थे उनकी वेटेज टोटल बनेगी 10 मार्क्स की, क्योंकि टोटल हमें 80 मार्क्स का जो प्रिपेयर करना है रिजल्ट। और मिड टर्म जो एग्जाम था उसकी वेटेज बनेगी 30 मार्क्स की, और जो प्री बोर्ड एग्जाम आपने कंडक्ट करवाया था उसकी वेटेज बनेगी 40 मार्क्स की। ये मैंने कल भी बोला था, ये कुछ बच्चों के लिए इनजस्टिस हो जाएगा जिन्होंने स्कूल में आके फिजिकली प्री बोर्ड एग्जाम्स लिखे थे, बिकॉज उस केस में जनरली ये ऑब्जर्व किया गया था कि बच्चों की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन गई थी एज कम्पेयर टू दोज हु रोट ऑनलाइन एग्जाम्स। रीजन ऑब्वियस है और सबको पता है। इन केस मोर देन 1 टेस्ट कंडक्टेड बेसिस फॉर मार्क्स। अब ऊपर ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि हाँ, हमने सीबीएसई ने ये तो पूछ लिया कि 2 बार या 3 बार, कितनी बार आपने कंडक्ट करवाए थे, तो फिर मार्क्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। उसके लिए यहाँ पे सीबीएसई ने बड़ा क्लियरली बताया है कि अगर आपने सपोज यूनिट टेस्ट 2 या 3 बार कंडक्ट करवाया तो बेसिस फॉर असेसमेंट में बेस्ट परफॉर्मेंस आप ले सकते हैं, या एवरेज, या फिर वेटेड एवरेज। मीन्स तीनों चीजें आपके पास ऑप्शंस ओपन हैं। ये आपने डिसाइड करना है कि आपने 3 एग्जाम्स कंडक्ट करवाए तो उसमें से आप तीनों में से जो बेस्ट परफॉर्मेंस थी बच्चों की उसे चूज कर रहे हैं, या फिर तीनों को मिलाकर एक एवरेज ले रहे हैं उसे चूज कर रहे हैं, या फिर तीनों में से वेटेज ले रहे हैं। मतलब एक एग्जाम को आपने 20 वेटेज दे दी, दूसरे को आपने 40 दे दी, तीसरे को 40 दे दी, इस तरह से आप वेटेज डिसाइड कर रहे हैं। ये रिजल्ट कमेटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा क्राइटेरिया चूज करती है। अब ये डी पार्ट में बोलते हैं कि अगर स्कूल ने कोई भी ऑल 3 कैटेगरीज ऑफ टेस्ट एग्जाम्स कंडक्ट नहीं किए हैं तो फिर आपने वेटेज के लिए क्या रीजन चूज किया है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो जैसे मैंने पहले बताया था, प्रोजेक्ट्स या असेसमेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी और रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स हैं बच्चों की असेसमेंट के, वो भी इसमें आ सकते हैं। इवन 9th क्लास का भी सीबीएसई ने बोला था कि अगर 10th का कुछ भी एविडेंस अवेलेबल नहीं है, कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है, तो 9th क्लास को भी आप एज ए बेस ले सकते हैं। तो वो सब कुछ आपको यहाँ पर फिल करना है। देन ई पार्ट, इन केस स्टूडेंट हैज नॉट टेकन ऑल द एग्जाम्स। अब पहला तो था, डी पार्ट तो था कि अगर स्कूल ने कंडक्ट नहीं करवाया है। अब ई पार्ट है कि अगर स्टूडेंट ने किसी वजह से कोई भी एग्जाम नहीं दिए हैं, वो अपेयर नहीं हुआ है, तो उस केस में आपने क्या प्रोसीजर ऑप्ट किया है वो भी आपको यहाँ पर ई पार्ट में मेंशन करना होगा।
Then F part says in case the school assessment done does not meet with the distribution of marks and average provided by the board. ये मैंने कल भी बताया था कि बोर्ड खुद से मार्क्स और एवरेज प्रोवाइड करेगा आपको पिछले सालों के जो एग्जाम रिजल्ट थे उनमें से, और आपकी जो असेसमेंट है वो उसके साथ मैच करनी चाहिए। बट अगर आपकी असेसमेंट उसके साथ मैच नहीं की तो क्यों नहीं की, और फिर उसके बाद मैच करने के लिए, उसको अलाइन करने के लिए आपने क्या चेंजेस किए हैं, क्या प्रोसीजर यूज किया है, वो आपको यहाँ पर इंडिकेट करना है एफ पार्ट में। फिर जी पार्ट में आपकी आएंगी फाइनल प्रोसीडिंग्स, बिकॉज जब ई पार्ट आप फिल कर लेंगे, एफ पार्ट आप फिल कर लेंगे, इसका मतलब इसके बाद आपका रिजल्ट सीबीएसई के जो उन्होंने एवरेज प्रोवाइड की है उसके साथ अलाइन कर गया है। जब अलाइन कर गया है तो फिर आपको फाइनल प्रोसीडिंग्स लिख देनी है, टोटल जो भी आपने किया है उसको समराइज कर देना है यहाँ पे जी पार्ट में, एंड देन आपको उसे सर्टिफाई करना है। ये सर्टिफिकेट है एक तरह से, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट द रिजल्ट कमेटी हैज फॉलोड द बोर्ड गाइडलाइंस इन लेटर एंड स्पिरिट एंड द स्टूडेंट असेसमेंट इज carried out in an objective, unbiased, fair and transparent manner. उसके बाद आपको इंटरनल मेंबर्स के यहाँ पे नेम एंड सिग्नेचर्स और एक्सटर्नल मेंबर्स के यहाँ पर नेम एंड सिग्नेचर्स फिल करने हैं। अब देखिए एक्सटर्नल मेंबर का नेम और स्कूल नेम दोनों चीजें यहाँ पर हैं, तो अगर यहाँ पे आप डिफरेंट स्कूल्स चूज करोगे तो इट विल बी बेटर, इट विल गिव अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन सीबीएसई ऑल्सो, नेम ऑफ प्रिंसिपल एंड सिग्नेचर। अब इंटरनल मॉडरेशन ऑफ मार्क्स, जो सीबीएसई कह रही है कि हम आपको एवरेज प्रोवाइड करेंगे मार्क्स की, उसके अकॉर्डिंगली आप कैसे चूज करोगे, मींस आपका जो इंटरनल असेसमेंट है वो कैसे सीबीएसई के साथ मैच करेगा, ये एनेक्सर 3 में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। दिस इज एन इलस्ट्रेटिव एग्जांपल ओनली। बोर्ड विल प्रोवाइड द ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स अक्रॉस स्टूडेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट in the following format. The distribution of marks is based on performance of the school in the subject in class 10 board exams in reference year. Reference year मैंने कल ही आपको बताया था, आपने खुद चूज करना है और वो रहेगा पिछले 3 सालों में जो भी आपके स्कूल की बेस्ट परफॉर्मेंस रही थी वो आपका रेफरेंस ईयर होगा। अब उसमें सीबीएसई आपको सब्जेक्ट वाइज ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स दे देगा। ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसे रहेगा, वो आपको रेंज की फॉर्म में देगा। सब जो सपोज ये मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं, किसी स्कूल का क्लास 10th का 2020 में मैथमेटिक्स का रिजल्ट कैसा रहा था इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, सीबीएसई ने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट की, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग मार्क्स इन अ पर्टिकुलर रेंज। रेंज क्या दिया सीबीएसई ने, सपोज 80 में से 26 नंबर से नीचे 1% स्टूडेंट थे। अब हम एज्यूम कर लें कि अगर 200 बच्चा था स्कूल में तो 1% का मतलब हो जाएगा 2 बच्चे, तो 200 में से 2 बच्चों के मार्क्स 26 से नीचे थे। 26 से 40 मार्क्स की रेंज में 14% बच्चे थे, मतलब 28 बच्चों के मार्क्स जो थे वो 26 से 40 मार्क्स की रेंज में थे। 40 से 50 मार्क्स की रेंज में 25% बच्चे थे, मतलब 50 बच्चे ऐसे थे जिनके 40 से 50 की रेंज में मार्क्स आए थे। इसी तरह से 50 से 60, फिर 60 से 70 और 70 से 80, 80 फाइनल मार्क्स हैं, इसलिए 80 की रेंज में 30% बच्चे थे, मतलब 60 बच्चे थे। अब सभी बच्चों के मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन सीबीएसई ने प्रीवियस रिजल्ट में से ऑलरेडी कैलकुलेट करके आपको दे देनी है। इसके हिसाब से सपोज एग्जांपल सीबीएसई ने लिए कि एवरेज मार्क्स जो बन रहे हैं मैथमेटिक्स में वो बन रहे हैं 62 और ओवरऑल एवरेज इन 5 मेन सब्जेक्ट्स इन रेफरेंस ईयर बन रही है 66। ये भी सीबीएसई आपको प्रोवाइड करेगी। तो जो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हैं उनमें 62 मार्क्स अगर एवरेज बन रहे थे रेफरेंस ईयर में, तो अब आज की डेट में आप जब रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये मार्क्स 60 से लेकर 64 की रेंज में हो सकते हैं, प्लस माइनस 2, क्योंकि सीबीएसई बोल रहा है, तो 60 भी हो सकते हैं, 64 भी हो सकते हैं, इससे नीचे या इससे ऊपर नहीं जा सकते। मगर जो पांचों सब्जेक्ट की ओवरऑल एवरेज है वो 66 से क्रॉस नहीं करेगी, वो 66 ही रहनी चाहिए। इसी एग्जाम्पल को सीबीएसई ने यहाँ पर कंप्यूट करके भी बता दिया है। ये देखिए वही जो एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन की है, सेम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, क्लास 10th का 2021 में आपका एक्सपेक्टेड जो कंप्यूटेशन ऑफ रिजल्ट है वो कैसा रहना चाहिए। 26 से नीचे की रेंज में आपके 1% यानी कि 2 बच्चे होने चाहिए। 26 से 40 की रेंज में आपके 14% यानी 28 बच्चे होने चाहिए।
40 से 50 की रेंज में आपके 25% यानी 50 बच्चे होने चाहिए। इसी तरह से 70 से 80 की रेंज में आपके 30% यानी 60 बच्चे होने चाहिए। ये सीबीएसई एज्यूम करके चल रहा है कि आपकी जो ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है वो वैसी ही रहेगी जैसी आपकी रेफरेंस ईयर में थी। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स को फायदा भी हो सकता है, कुछ स्टूडेंट्स को नुकसान भी हो सकता है, मगर सीबीएसई ने बहुत क्लियरली बोला है कि वो मजबूर थे। कोई तो उनको ऐसा स्टैंडर्ड क्राइटेरिया चूज करना था जो सब स्कूल के ऊपर एप्लीकेबल हो, और इससे बेटर स्टैंडर्ड क्राइटेरिया सीबीएसई को नहीं मिला है। अब फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें सफर भी करना पड़े, बट हो सकता है कि एक बहुत अच्छे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को जिन्होंने पढ़ाई नहीं की थी उनको इसका बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिल जाए। तो ये जो मैथमेटिक्स की एग्जांपल है ये बाकी सब्जेक्ट के ऊपर भी एप्लीकेबल होगी। हर सब्जेक्ट का रेफरेंस ईयर के अकॉर्डिंगली ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स सीबीएसई आपको देगा, और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको सभी सब्जेक्ट्स में एंश्योर करना है कि जो ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन है उसी के अकॉर्डिंगली 2021 में भी रिजल्ट में उस सब्जेक्ट के मार्क्स की ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन वैसी ही रहे, और एवरेज मार्क्स जो सीबीएसई आपको देगा उसी के अकॉर्डिंगली +-2 की एवरेज होनी चाहिए, मगर पांचों सब्जेक्ट की मिला के एवरेज जो है वो जितनी सीबीएसई आपको देगा उतना ही रहना चाहिए। सपोज किसी सब्जेक्ट में अगर आपने 2 मार्क्स की एवरेज बढ़ा दी है तो किसी और सब्जेक्ट में आपको 2 मार्क्स की एवरेज घटानी भी पड़ेगी, तभी आपकी ओवरऑल एवरेज जो है वो सेम आएगी जो सीबीएसई ने आपको दी है। तो ये थे मेन 3 एनेक्चर्स जो स्कूल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये तीनों एनेक्चर्स मैंने सिंप्लीफाई करके सभी स्कूल्स के लिए और टीचर्स के लिए एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप इन एनेक्चर्स के एक्सप्लेनेशन के बाद और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अब आप रैशनल डॉक्यूमेंट भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे और रिजल्ट भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। इसके बाद फिर से वही टाइमलाइंस हैं एनेक्चर 4 में जो मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी थी, बट फिर भी मैं आपको इन्हीं टाइमलाइंस के साथ छोड़े जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इससे आपको कुछ भी बेनिफिट मिला है तो आई रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस शेयर करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्कूल टीचर्स के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी रिजल्ट प्रिपेयर करने में हेल्प मिल पाए। मेरे चैनल प्रिंसिपल रसिक गुप्ता को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले टाइम में भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जब मैं अपलोड करूं तो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो till the time I upload my next video, keep watching Principal Rasik Gupta. Thank you.